नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने सोम का स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चंस हम अभी करा रहे हैं, थ्योरी लेक्चर्स भी होंगे, प्रॉपर्टीज के भी लेक्चर होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कई इंटरव्यू एग्जाम्स में आप सब लोग को समझ में नहीं आ रहे होते, तो हम प्रॉपर्टीज भी डिटेल में कराएंगे। अभी काफ़ी लोग एनएफसी में सिलेक्ट हुए हैं तो उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और उसके साथ साथ एनएफसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बात समझ? तो अब हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज चल रहा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट सेकंड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड को आप डिटेल में देखें और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ज्यादा समय का नहीं, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की। ठीक है, क्वेश्चन भी चलता रहे, उधर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर सारे चल ही रहे हैं, उसको हम डिटेल में करा ही रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। इससे पहले आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को इसको शेयर करें, हर किसी तक पहुंचाएं। अगर लाइक पसंद आए तो लाइक भी करें, ढेर सारा कमेंट करें, प्यार पसंद आए तो इजहार करें भाई सब लोग। तो मैक्सिमम आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। मेन पर्पज है कि हर किसी तक पहुंचना चाहिए। सारे वीडियोज फ्री हैं तो हर किसी तक ये पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सब लोग शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियरी रहेगा, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। अ रॉड ऑफ मटेरियल विद ई, देखिए ध्यान रखिए, ई जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है अपनी, तो मटेरियल के लिए दिया हुआ। और रॉड ऑफ मटेरियल ई, कोई एक रॉड है जिसका ई कितना दिया है 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। कोई एक मटेरियल का है और जिसका क्या है E इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल एंड अल्फा इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻5 mm पर mm डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो 1 mm में इतना mm आगे बढ़ेगा। तो रॉड ऑफ मटेरियल विद E 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल एंड अल्फा इक्वल टू दिस, अल्फा इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻5 mm पर mm डिग्री सेंटीग्रेड इज फिक्स एट बोथ द एंड्स। ये जो है वो फिक्स है दोनों एंड पर, ये दोनों एंड पे क्या है फिक्स है, इज फिक्स एट द बोथ द एंड्स। इट इज यूनिफॉर्मली हीटेड, इट इज यूनिफॉर्मली हीटेड, इसको हमने यूनिफॉर्मली हीट कर दिया सच दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है? इसको हम इस तरह से हीट किए कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट जो है वो 30 डिग्री है। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड, एकदम बेसिक तरीके से करिए। आप खुद सोचिए, अगर जो दो दीवालों के बीच में एक रॉड फंसा हुआ है और उसको आप क्या किए गर्म करने लगे, इंक्रीज करने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तो अब क्या होगा, ये फैलना चाहेगा, फैलना तो चाहेगा। क्या ये रिजिड सपोर्ट फैलने देंगे? नहीं फैलने देंगे। जब फैलने नहीं देंगे तो क्या होगा? तो जब आप जैसे आप फैलना और कोई दबा के रखा, नहीं फैलने देंगे, तो अंदर से क्या होगा स्ट्रेस डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा। ये अलग बात है कि आप फैलना चाह रहे हैं और फैलने नहीं दिया जा रहा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तब क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर आप फैल गए, अगर आप फ्रीली फैल गए तो फ्री एक्सपेंशन में कोई स्ट्रेस नहीं। बस है, अगर इसी को हम कूल कर देते, इसी को हम ठंडा कर देते, तो ये सिकुड़ना चाहता, हम इसी को ठंडा करते तो क्या करना चाहता है सिकुड़ना चाहता, लेकिन सिकुड़ नहीं पाता, तो उस समय टेंसाइल स्ट्रेस आता कि भैया हम तो सिकुड़ना चाह रहे, कोई हमें खींच रहा है। ये सपोर्ट कहते हैं, अरे कहां जा रहे हो, ये सपोर्ट रोकने की कोशिश कर रहे। तो ये पहले तो हमें समझ में आया कि हाँ सर स्ट्रेस तो आएगा। अब स्ट्रेस आएगा कितना? तो सर जो स्ट्रेस होता है ना, जो स्ट्रेस होता है वो आपका
एप्सिलॉन अपान ई होता है। सॉरी, उल्टा हो गया, यहां पे उल्टा हो गया ये बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर इलास्टिक लिमिट्स अगर हैं तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो सिग्मा जो होता है वो ई टाइम्स, मतलब क्या होगा, ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। तो यहां तो सर कोई चेंज हुआ नहीं, यहां तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, कहीं गया नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर ये ना होते तो ये चेंज जरूर होता। अगर ये ना होते, ये सपोर्ट्स ना होते तो ये चेंज जरूर होता, और इसी चेंज को इसने रोक के दबा के रख दिया है, दबा के रख दिया है। तो अब हम सोचे कि ये अगर ना होता तो चेंज होता, तो कितना चेंज होता, तो अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी, डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी। तो यहां पे डेल्टा एल अपान एल क्या होगा, डेल्टा एल अपान एल होगा अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस आएगा ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन क्या है, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन हर बार ये नहीं होगा, ये सब कंडीशनल है। अगर फ्री एक्सपेंशन में कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, अगर आपका फ्री कॉन्ट्रैक्शन है तब भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। बस ये है कि जब दीवारें रिजिड हैं, जाना चाह रहे हैं, नहीं जाने दिया जा रहा है, तब आएगा। अगर दीवारें रिजिड है, पकड़ के रखे, हम सिकुड़ना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये अब यहां से ध्यान देखिए, सिग्मा थर्मल, अभी फॉर्मूला भी रट लीजिए, अल्फा ई डेल्टा टी। बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं था, तुरंत निकाल भी सकते हैं यार चुपके से। ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट बचपन से 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एकांक लंबाई को, एकांक टेम्परेचर, एकांक लंबाई के बार को या किसी भी एलिमेंट के एकांक टेम्परेचर बढ़ाने में लंबाई में होने वाली वृद्धि अल्फा कहलाती है, रेखीय प्रसार गुणांक। यूनिट इसको ले लें, यूनिट लेंथ, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट में जो चेंज इन लेंथ होगा वही क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो कोई नई बात नहीं थी। तो थर्मल स्ट्रेसेस वो भी हमेशा नहीं होंगे, कंडीशनल है, होंगे अल्फा ई डेल्टा डी। मतलब थर्मल स्ट्रेस यहां से आप देखें, अल्फा भी मैटेरियल प्रॉपर्टी है, ई भी मैटेरियल प्रॉपर्टी, और डेल्टा टी आपके हाथ में कि कितना आप चेंज करते हैं। थर्मल स्ट्रेस आपके साइज पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, थर्मल स्ट्रेस साइज पर डिपेंड नहीं करता। थर्मल स्ट्रेस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के शेप पर भी डिपेंड नहीं करता, वो चाहे रेक्टेंगल हो और चाहे आपका सर्कुलर हो। ये बड़े भी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो थर्मल स्ट्रेसेस का फाइनल बात जो निकल के आई, इससे आप देख रहे हो थर्मल स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन। तो थर्मल स्ट्रेस किस पर डिपेंड करते हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट पर। देखिए बहुत डिटेल में आप चीजों को करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते जाते हैं। एक्सपेंशन कोफिशिएंट पर, और इसके बाद यंग्स मॉडुलस पर, और टेम्परेचर चेंज पर। टेम्परेचर ग्रेडियंट एक तरीके से बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट उतना अच्छा नहीं, लेकिन टेम्परेचर चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अल्फा ई और टेम्परेचर चेंज पर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड नहीं करेगा। डायमीटर 4 गुना कर दो, थर्मल स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई। तो डायमीटर पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। अब थर्मल स्ट्रेस निकाल दो। अब ये बताइए कंप्रेसिव होगा कि टेंसाइल। अब इसमें बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये बढ़ नहीं पा रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ये क्या होगा, कंप्रेसिव। अल्फा का मान दिया है क्या, हाँ 100 × 10⁻⁵ mm पर mm का कोई मतलब नहीं, पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी कितना दिया, 30। तो ये कुल मिला जुला के यूनिट लेस हो गया। और ये कितना आया, 200 × 10⁻³ और जो फाइनल आया वो कितना आया, मेगा पास्कल। 2 × 10⁻³ मेगा पास्कल हो गया यहां से। तो अब देखेंगे तो आप 3 2 5 3 2 5, तो 100 दूनी 200 और 200 3 600,
6000 मेगा पास्कल। 6000 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर ही 6000, पर यहां पे -6000 आंसर ज्यादा अच्छा है, कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव होगा, ये ध्यान रखिए। कंप्रेसिव क्यों? क्योंकि फैलना तो चाह रहा पर दीवारें रिजिड है, फैलने नहीं दे रहे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा -6000 मेगा पास्कल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। खैर आंसर आप कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, अगला बढ़ते हैं, ठीक है। अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ L, कोई एक स्टील रॉड है जिसका लेंथ क्या है? L, स्टील रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड डायमीटर इसका क्या है? D, डायमीटर D, फिक्स एट बोथ एंड, बोथ एंड पर क्या है? फिक्स है, फिक्स एट बोथ एंड्स, इज यूनिफॉर्मली हीटेड टू टेम्परेचर चेंज डेल्टा T, हीटेड टू अ टेम्परेचर राइज दिया है, टेम्परेचर फाइनल नहीं दिया है, चेंज दिया है, टेम्परेचर राइज इक्वल टू डेल्टा T, एंग्स मॉडुलस इक्वल टू E, एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो क्या है? अल्फा। कभी कभी क्या रहता है? एरियल एक्सपेंशन दिया है, तो हम 1/2 अल्फा बीटा गामा में जो रेशियो होता है, अल्फा बीटा गामा में जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है, 1:2:3 होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी बीटा दिया रहेगा, अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, आप निकाल लेंगे। चलिए आगे क्या पूछा? द थर्मल स्ट्रेस इन द रॉड इज, तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? अल्फा E डेल्टा T। अब इसी में देखिए क्या दिया है? फिक्स एट बोथ एंड, तो E अल्फा डेल्टा T। अगर फ्री होता तो 0, अगर ये फ्री होता तो 0। अब इसमें भी कंडीशनल और होता है कि अगर थोड़ा सा गैप देके छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप देके छोड़े, तो पहले क्या होगा कि ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। अगर यहां पे थोड़ा सा हम गैप देके, एक तरफ दीवार तो पकड़े रहे फिक्स और एक तरफ दीवार को थोड़ा सा गैप दे दे, तो पहले तो एक उतना दूर तक तो फ्री एक्सपेंड करेगा ना, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, उसके बाद स्ट्रेस आएगा, तो वो भी एक केस होता है। खैर ऐसे तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? अल्फा E डेल्टा T। बात समझ में आ गई? अभी अभी क्वेश्चंस भी किया इस पे। अगला, मैच लिस्ट 1, लिस्ट 1 से मिलाइए, मैच की बात है भाई, सुमेलित करना है। मैच लिस्ट 1, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक, किसी एक जगह पर चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ, सारी तरफ, किसी एक पॉइंट पर चारों तरफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो, अगले पॉइंट पर चाहे जो पर अगले पॉइंट पर जो भी हो, जैसे ये आपका मटेरियल है, यहां हम खड़े होके देखे, चारों तरफ घूम के देखे, इधर 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 इधर, चारों तरफ देखे, चारों तरफ क्या है? आपके इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है, इधर भी इलास्टिक कांस्टेंट E, इधर भी, इधर भी, लेकिन दूसरी जगह गए, हर जगह प्रॉपर्टीज क्या है? E। तो क्या है? क्या है? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एट ऑल डायरेक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगली जगह पर गए, अगली जगह पर कोई दूसरा E डैश हो सकता है, हम ही नहीं कह रहे, दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है दूसरी जगह पर, लेकिन दूसरी जगह पर भी चारों तरफ प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम। इस मटेरियल में हर, मतलब किसी एक पॉइंट पर सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम हो, वो क्या कहलाएगा? आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक में क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग, आर्थो मतलब परपेंडिकुलर, समकोण भाई, आर्थोट्रॉपिक, बात समझिए। तो खैर चलिए, मैच लिस्ट 1 विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल विद लिस्ट 2 नेचर ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, नेचर ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो इसको हम पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे, उधर स्ट्रेंथ देखेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे। यंग्स मॉडुलस, तो ये लीनियर इलास्टिक के लिए है,
एंग्स मॉडुलस आपके जनरली किसके लिए? नॉर्मल स्ट्रेन के लिए, जैसे डेल्टा इक्वल टू पीएल बाई ए। अब पीएल बाई ए आप क्या करते हैं, जब आपका एक्सियल लोडिंग हो, जब आपका नॉर्मल स्ट्रेन हो, अब ऐसे बेंडिंग में भी नॉर्मल स्ट्रेन ही होता है, बेंडिंग में भी इसकी इंपॉर्टेंसी है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो नॉर्मल स्ट्रेन के लिए कौन है? एंग्स मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेन के लिए क्या है? एंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये ई है, ध्यान रखिए, एंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी का मतलब टॉर्सनल और शियर स्ट्रेन हो। जी का मतलब क्या हो? शियर स्ट्रेन। जब आप शियर स्ट्रेन, चाहे डायरेक्ट शियर हो और चाहे टॉर्सनल शियर हो, जब शियर स्ट्रेन की बात आएगी तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगला बल्क मॉडुलस, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, कभी वॉल्यूम में चेंज होगा, तब बल्क मॉडुलस की बात आएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए क्या होगा? बल्क। और पॉइसन रेशियो क्या होता है कि अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मालूम है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन हुआ, अगर हमें लंबाई के अलोंग स्ट्रेन मालूम है तो डायमीटर के अलोंग क्या स्ट्रेन हुआ होगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होगा, उसके लिए टर्म आया था पॉइसन रेशियो। हमने क्वेश्चन सीरीज में एक बार पॉइसन रेशियो को डिटेल में कराया, तो क्वेश्चन सीरीज डिटेल समझ रहे होंगे। तो पॉइसन रेशियो ट्रांसवर्स स्ट्रेन, तो इसका आंसर क्या हो गया? P का 2 हो गया और Q का 1 हो गया, R का 4 हो गया और S का 3 हो गया, 2 and 4 3। समझ में आ रहा ना? ट्रांसवर्स स्ट्रेन के पॉइसन रेशियो 2143 कहां पे है? 2143, तो 2143 सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते, देख लीजिए एक बार 2143। अगला, व्हिच वन आर द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस, इस निम्नलिखित में से कौन प्रेजेंट एक्सप्रेस करता है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द टोटल इलॉन्गेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार ऑफ लेंथ L, बार ऑफ क्या है? लेंथ L, बार का लेंथ क्या है? L, विद अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, विद अ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस सेक्शन आपका बदल सकता है, D1 से D2 हो सकता है, टेपर हो सकता है, लेकिन नहीं, यहां पर क्या है? कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू E, हैंगिंग वर्टिकली। आप बताइए, WL/2E आपने रट भी लिया होगा, आधा होता है, आधा होता है। कई तरीके से आपको इसको समझाएंगे, खैर अभी एक तरीके से समझते। तो क्या क्वेश्चन है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस, निम्नलिखित में से कौन प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार, टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार, लेंथ E ऑफ बार क्या है? लेंथ E विद अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? A, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? E, हैंगिंग वर्टिकली, और क्या होगा? सब्जेक्ट टू क्या? अब इसका टोटल लोड मान लीजिए W, इसका टोटल लोड W इज द क्या है? टोटल लोड या टोटल वेट, या टोटल वेट ज्यादा बोले बेटर रहेगा। अब आप सोचिए वो शानदार तरीके से इसको सोचें, तो अगर हम इस सेक्शन पर बात करें, का हो का हाल नहीं, तो इस सेक्शन में जब हम हाल चाल पूछेंगे तो ये कहेगा भैया ये इतने लोग ना हमें खींच रहे थे, ये जो है ना ये हमें यहां इनसे नीचे खींच रहे थे, ये छोटा सा गुटका इसको खींच रहा है भाई। अगर हम यहां पर जाएं तब इस सेक्शन से पूछे, कहेगा ये पूरे ये सब मिलके खींच रहे हैं हमें, ये सब मिलके खींच रहे हैं। आप सोचिए, अरे भाई ये रस्सी अगर होता, बंदर लटके होते तो सबसे नीचे, अब इसके नीचे इसको कौन, इस फाइबर को कौन खींचने वाला? कोई नहीं, इस फाइबर को खींचने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाले को इसका वेट लटक गया तो इसको खींचने वाला है, इसको खींचने वाले और लोग हैं, इसको खींचने वाले और लोग हैं। तो जैसे इससे ऊपर जाएंगे हर किसी को खींचने का लोड अलग अलग,
अब अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस ऐसे P इंटू एप्सिलॉन, मतलब किसने बताया, हुक्स ने बताया, बहुत आसान चीज बताता है। अब हर जगह लोड तो समान नहीं है पर एरिया समान है, तो हम कोई एक डिफरेंशियल लोड मान लीजिए P, कोई dP मान लिए, और dP अपॉन एरिया, एरिया कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू एप्सिलॉन क्या हो गया, डेल्टा L अपॉन L। अब L की जगह यहां पर X लेंगे ना, कोई एक छोटा सा। अब ध्यान सुनिएगा, ये X क्यों लिया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहीं से। देखिए क्या है ना कि हर जगह खींचने वाला समान नहीं है, हर जगह ऊपर जैसे जैसे जाएंगे खींचने वाले बढ़ते जाएंगे। इस प्लेन को कोई नहीं खींच रहा है, लेकिन अगर टॉप मोस्ट प्लेन को पूछे एकदम टॉप वाले प्लेन से तो कहेगा पूरा पूरा वेट हमें खींच रहा है, इस बार का पूरा पूरा वेट हमें खींच दे रहा है भाई। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे कहेगा अरे ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर वाला तो हमें कह रहा है कि कोई बात नहीं चलो हम चले चलते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन ये नीचे वाले जितने हैं सब खींच रहे हैं हमें। तो देखेंगे तो अगर आप अलग अलग प्लेन में जब आप देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस, इस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, अगले प्लेन में इतने का वेट, अगले प्लेन में और इतने का वेट, हर एक प्लेन में वेट आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हर एक प्लेन में वेट बढ़ता जाएगा, तो ये आपकी सिचुएशन, हर जगह आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल लोड ज्यादा होता जा रहा है जैसे से ऊपर जा रहे हैं। अब ध्यान से अगर पूछे कि इस प्लेन का स्ट्रेस बताओ तो वहां का नॉर्मल लोड अपॉन एरिया, नॉर्मल लोड अपॉन एरिया, तो कोई भी हमने किसी एक अब हम कहेंगे सब बदलाव है, जब बदलाव होता है तो चुपके से कोई एक प्लेन x दूरी पर मान लिया जाता है, कोई एक प्लेन कितनी दूरी पर, x दूरी पर मान लिया जाता है, और कितना थिकनेस का, dl, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस लीजिए, यहां पर हम थिकनेस क्या लेंगे, dx थिकनेस। तो किसी एक दूरी पर हमने dx थिकनेस का, x दूरी पर dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, ds थिकनेस का। अब पूछिए इसके बारे में हालचाल पूछिए, तो इधर कोई और खींच रहा है, इधर कोई और खींच रहा है, इधर कोई और खींच रहा है, उधर कोई और खींच रहा है, क्योंकि इधर इतने का ही वेट खींच रहा है और ऊपर वाले को थोड़ा और ज्यादा वेट खींच रहा है, थोड़ा और ज्यादा वेट खींच रहा है। तो अगर हम यहां पर स्ट्रेस आपसे पूछें तो आप कहोगे सर इस प्लेन पर इसका वेट खींच रहा है, इस प्लेन पर इस नीचे वाले का वेट खींच रहा, और नीचे वाले का वेट होगा कितना, नीचे वाले का वेट कितना होगा। तो अगर हम आपका वेट डेंसिटी कुछ मान लें, वेट डेंसिटी कुछ मान लें, वेट डेंसिटी अगर हम पूछे कि नीचे वाले को खींच कौन रहा है, तो आप कहोगे सर ये नीचे वाला वेट, और वेट डेंसिटी अगर हम कुछ मान लें, वेट डेंसिटी समझते हैं ना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी अगर गामा मान ले, जो कि यूनिफॉर्म होगा, डेंसिटी अपनी यूनिफॉर्म होगी। देखिए लोड तो बदल रहा है पर कुछ तो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। यहां पर आपका वेट डेंसिटी मटेरियल जो है वो एक जैसा है, तो वेट डेंसिटी कौन, तो हमने वेट डेंसिटी इक्वल टू गामा मान लिया, तो इतने का लोड क्या होगा, इतने का लोड जो dw होगा वो गामा इंटू इतने का एरिया वॉल्यूम, और इतने का वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एक्स, इतने का वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एक्स। तो इस पर लगने वाला जो लोड होगा वो गामा a इंटू एक्स होगा। तो यहां पर स्ट्रेस क्या होगा, गामा a इंटू एक्स अपान a, गामा a इंटू एक्स अपान a। अब बताइए यहां पर इलोंगेशन अगर हम बात करें, क्या पूछा गया, इलोंगेशन पूछा गया, तो इलोंगेशन आपका यहां इस वाले dx एलिमेंट में इलोंगेशन, dx एलिमेंट में हमने इलोंगेशन d डेल्टा मान लिया, क्या मान लिया, d डेल्टा मान लिया। इस dx वाले में इलोंगेशन क्या मान लिया, d डेल्टा, और कितनी लंबाई में, dx लंबाई में।
तो ऐसे ऐसे तो पूरा L होगा ना। तो अब यहां से क्या आएगा, डी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा P अपान ए, डेल्टा P अपान ए इंटू डी एक्स इंटू क्या होगा ई नीचे आ जाएगा, पी डी एक्स अपान ई ए, पी डी एक्स अपान ई ए। तो ये डेल्टा P क्योंकि नीचे का हम लिए हैं तो पी डी एक्स ई, वहां पर लगने वाला लोड तो ये आप जनरली रटे भी होंगे। अरे यार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक कोई बार था, यहां पर ये एलिमेंट था, हमने x दूरी पर dx थिकनेस लिया और यहां पर इस छोटे से टुकड़े को काट के लाए, यहां पर लगने वाला लोड कुछ p था और ये लंबाई इसकी dx थी। इसकी लंबाई क्या थी, dx थी, इसकी लंबाई dx थी। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका डेल्टा अब आपको क्या कहोगे, p अपान ए इक्वल टू ई डी डेल्टा अपान dx। अरे भाई लंबाई dx ही तो है इस छोटे से टुकड़े का, इस छोटे से टुकड़े का ओरिजिनल लंबाई dx ही है। तो डी डेल्टा जो यहां से आएगा, डी डेल्टा इक्वल टू पी डी एक्स अपान ई ए। ध्यान रखिएगा ये बात, पी डी एक्स अपान ई ए कई बार पूछा गया, पी डी एक्स अपान ई ए। अब इसी में अगर टोटल पूछ लिया तो पी एल अपान ए ही आ जाता है, जब क्या हो, हर जगह लोड कांस्टेंट हो। यहाँ P कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो लगने वाला लोड है वो इसका वेट है। इसका क्या है, वेट है। इसका क्या है, वेट है। तो यहाँ से P जो आएगा वो आएगा गामा इंटू ए इंटू एक्स, गामा इंटू ए इंटू एक्स, क्योंकि दूरी क्या है x और गामा क्या है, गामा वेट डेंसिटी। गामा क्या है, वेट डेंसिटी है। गामा आपका वेट डेंसिटी है। तो वेट डेंसिटी गामा इंटू ए इंटू एक्स, तो P इक्वल टू गामा इंटू ए एक्स। हो गया क्लियर ना। अरे भाई इतना है, इसका वॉल्यूम ले लूं, वॉल्यूम से गुणा करोगे वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा करोगे वेट मिल जाएगा। तो वेट मिल गया गामा इंटू ए एक्स। ध्यान रखिए वेट डेंसिटी होता ही क्या है, देख लीजिए। तो वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वेट क्या होगा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट क्या होगा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसको वहां रख दें, आसानी से सॉल्व करें। एक्स कहां से वेरी करेगा, 0 टू एल। एक्स कहां से वेरी करेगा, 0 टू एल। तो अब यहां से अगर हम देखें तो डी डेल्टा इक्वल टू पी का मान क्या होगा, गामा ए एक्स, गामा ए एक्स अपान डी एक्स इंटू ई ए। तो यहां से जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डेल्टा हो जाएगा टोटल एलोंगेशन इक्वल टू, टोटल एलोंगेशन इक्वल टू ए कट जाएगा, गामा बाई ई, गामा बाई ई 0 टू एल एक्स डी एक्स, गामा बाई ई 0 टू एल एक्स डी एक्स। इसको आप कॉपी कर लीजिए सब लोग। तो गामा बाई ई 0 टू एल, कहां से, 0 से कहां तक, एल तक। x का वेरिएशन कहां है, 0 टू एल। तो क्या हो गया, x dx 0 टू एल। आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, फिर इस ऊपर वाले को भी मिटा देते हैं, सॉल्व करते हैं, फाइनल बातें निकल के आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स होते हैं, जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल डिफॉर्मेशन इक्वल टू गामा बाई ई, और यहां से देखेंगे तो ये एल स्क्वायर बाई 2 आएगा। 0 टू एल में क्या आएगा, तो ये ध्यान रखिए टोटल डिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, गामा एल स्क्वायर बाई 2e। टोटल डिफॉर्मेशन इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपान 2e। ध्यान रखिएगा सेल्फ वेट की वजह से होने वाला डिफॉर्मेशन गामा एल स्क्वायर अपान 2e होता है। बहुत शानदार बात है, याद रखिएगा। तो अब यहां से अगर हम देखें तो गामा किसी भी मटेरियल का वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम उसका टुकड़ा ले आओ 1 मीटर क्यूब का तौल लो, वही क्या है, वेट डेंसिटी हुआ। तो एक यूनिट वॉल्यूम का वेट डेंसिटी, तो जनरली जो मटेरियल अगर फिक्स है तो मटेरियल की वेट डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ऐसे ई क्या है, वेट डेंसिटी कांस्टेंट होती है, मास डेंसिटी कांस्टेंट होता है, जी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट डेंसिटी मिल जाता है। ई भी मटेरियल प्रॉपर्टी। अब ध्यान रखिए एल के
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सेल्फ वेट के कारण जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो उसकी लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये मार्क रखिएगा। अगर हम 4 मीटर के बजाय 8 मीटर लंबा रॉड ले लें, जैसे हमारे पंखे को लटकाते हैं ना, 1 फीट के बजाय 2 फीट का ले लें, तो जो 1 फीट वाले से सेल्फ वेट से जो इलोंगेशन होगा उसका 4 गुना 2 फीट वाले में होगा, सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन। खैर एक वाले में भी माइक्रो लेवल पे ही इलोंगेशन होगा, माइक्रॉन्स पे होगा, और 2 फीट वाले में, पर उसका 4 गुना होगा। ये ध्यान रखिएगा। जितना लंबा आप रॉड लेंगे उसकी स्क्वायर, बशर्ते क्या बात रहे कि मटेरियल वही रहे, और मटेरियल वही रहेगा तो वेट डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और आपका इलास्टिक मॉडुलस भी कांस्टेंट। तो सेल्फ वेट की वजह से ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको नोट करके रखना है। elongation due to self weight is proportional to the L square. Elongation to the self weight is proportional to the length of square, the square of the length. तो ध्यान रखिएगा इलोंगेशन एल के प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें कांस्टेंट। देखिए प्रोपोर्शनलिटी तब बात करते हैं जब और सारी चीजें कांस्टेंट हो। तो ये गामा और ई किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा भाई, तभी एल स्क्वायर। तो ज्यादा लंबा लोगे सेल्फ वेट की वजह से ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। अब किसी ने कहा नहीं हमें वेट के टर्म में बताओ, हमारा बड़ा मन है वेट के टर्म में, तो चलो भाई वेट के टर्म में कर लो, हमें क्या दिक्कत है। ये आपका गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब अगर हम आपसे पूछे कि टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट, तो आप कहोगे सर गामा इंटू टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल। टोटल वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल। तो अब ए इंटू एल, तो यहां से अगर हम गामा का मान निकालें तो गामा क्या आएगा, टोटल वेट अपॉन ए इंटू एल। तो गामा की जगह उसको रख दो, गामा की जगह उसको रख दो, तो यहां से क्या आएगा, W अपॉन ए एल, और यहां पे एल स्क्वायर बाई 2e। केवल गामा का मान रख दिया बस, और कुछ नहीं। गामा क्या, वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट अपॉन टोटल, तो यहां से आएगा WL अपॉन 2AE। अब तो सर आप कहोगे यहां पे L के प्रोपोर्शनल है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो डेल्टा L के प्रोपोर्शनल है। 2-3 बातें एक साथ क्लियर करिए, फिर से बात करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आ ही गया होगा। गामा इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, लाके पुट कर दिए, W अपॉन AL और L स्क्वायर अपॉन 2E वही से रहा, तो WL अपॉन 2AE। तो कई लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं भाई। अब यहां टोटल इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, और यही आया WL अपॉन 2AE, WL अपॉन 2AE। तो यहां से हम बात करें कि यहां से तो डेल्टा प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, और यहां से डेल्टा हमें एल के टर्म में दिया। अरे नहीं भैया, ये W जो है ये भी एल पर डिपेंड करता है। ये जो W है ये कांस्टेंट नहीं होता, ज्यादा लंबा लोगे W बदल जाएगा, ज्यादा लंबा लोगे तो W बदल जाएगा। ए तो मैं खैर कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट, पर क्या W कांस्टेंट है, ज्यादा लंबा लोगे तो W भी बदल जाएगा। लेकिन यहां पर गामा चाहे लंबा हो छोटा हो, कुछ भी पिल्लू पिल्ला कुछ भी हो, गामा और ई दोनों कांस्टेंट, तो ध्यान रखिए ये गलत है, क्योंकि यहां पे W कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे W भी दुगुना हो जाएगा, W भी क्या हो जाएगा, L डबल करोगे W भी दुगुना हो जाएगा, तो टोटल जो डेल्टा होगा वो 4 गुना ही होगा। तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर नॉट L। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ध्यान रखिएगा। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर नॉट L, ठीक है। अब ऐसे सिंपल बात करें तो ये सब लोग कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू टोटल वेट L अपॉन 2AE, सही हो गया। सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन होगा वो WL अपॉन
2AE। अब फिर से सोचते हैं एक बार, सर ये एक ऐसे भार था, क्या पूरा वेट नीचे लग रहा है? नहीं। क्या पूरा वेट बीच में नहीं सर, यहां इस वाले प्लेन में थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा, जैसे से ऊपर जाएंगे हर एक प्लेन में लोड बदल रहा है, हर एक प्लेन में लोड क्या है, अलग अलग है। तो अब बताइए ये जो डिफॉर्मेशन होगा वो कांस्टेंट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्लेन में लोड कांस्टेंट ही नहीं है, हर एक प्लेन में लोड अलग अलग है। पास है, तो जब हर एक प्लेन में लोड अलग है तो डिफॉर्मेशन PL/AE वाला नहीं होगा। वैसे PL/AE करते W/AE हो जाता है, नहीं तो PL/AE कब वैलिड है इस पर हम बात करते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो ये आ गया। अब अगर हम अभी हमने वेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, तो सर नीचे वाले पर कोई वेट नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेट का मान बढ़ता जाएगा, और यहां वाले से पूछे क्या होगा हल है, तो कहेगा पूरा W लटका हुआ, इस सेक्शन पर W लोड है, इससे और W एकदम नीचे वाले पर कोई लोड नहीं है, कौन खींचने वाला? तो जब लोड टोटल यहाँ W लोड अगर आधे दूरी पर मानो तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, W, अब L नहीं है, L/2/AE, WL/AE ही वाली ही बात है। तो टोटल लोड को बीचों बीच में मान ले, क्योंकि यूनिफॉर्मली वेरिंग है, इसका एवरेज बीचों बीच में मान लिए, तो WL/L की जगह L/2 लेंगे। तो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है, अगर उसी वेट को एकदम एंड पर लगा दिया जाए तो उसका आधा होता है, WL/2AE होता है। हाँ, लेकिन सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन वो L² के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि L के, L² के प्रोपोर्शनल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात और अगला क्वेश्चन करते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट की वजह से, तो अपने वेट की वजह से होता है γL²/2E, या फिर होता है WL/2AE। अभी रट लिया भाई समझ के। द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट as compared to that when subjected to a direct axial load equal to its own weight will be। तो एक क्या है कि एक ऐसे लटका हुआ अपना वेट है पूरे मटेरियल पर, और एक क्या है कि कोई वेट नहीं है लेकिन इसके एंड पर W ऐसे लटका हुआ है। दो केसेस हैं, दो केसेस आपके पास है, एक अपना वेट है जो बॉडी पूरे हर जगह होगा, और एक दूसरा की एंड पर W। अब इसके हर एक सेक्शन पर आप जाइए, हर एक सेक्शन पर W लोड ही तो लग रहा होगा, हर सेक्शन पर लोड कांस्टेंट है। तो जब हर सेक्शन पर लोड कांस्टेंट होता है उस समय PL/A, तो ध्यान रखिएगा, फिर से सुनते हैं, अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो, और आपका लोड भी हर एक सेक्शन पर कांस्टेंट हो, अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट और लोड भी हर एक सेक्शन पर कांस्टेंट हो, तो नेट डिफॉर्मेशन होता PL/AE। अब यहां पर P क्या है, W के बराबर, हर एक सेक्शन पर P है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, PL/AE रटो, हमें नहीं दिक्कत है, लेकिन कब रटोगे, जब एरिया भी कांस्टेंट हो और लोड भी हर जगह कांस्टेंट। तो डिफॉर्मेशन इक्वल टू, यहां लोड की जगह क्या होगा, WL/AE। ये तब होगा जब एकदम एंड पर, इसके लिए जब एंड पर W लोड लटका दिया जाएगा, और सेल्फ वेट की वजह से डेल्टा क्या आया था, WL/2AE ये आया था। इसके वजह से WL/2AE और इसकी वजह से WL/AE अगर लास्ट पर लगा दो। अब इसमें क्या क्या बदलाव हो गया, सर इसमें कोई यहां लोड ही नहीं था, जैसे जैसे गए लोड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इसमें क्या कि हर जगह लोड है, वही लोड है, तो भैया हर जगह जब वही लोड होगा तो थोड़ा बढ़ोतरी ज्यादा होगी ना,
हर एक सेक्शन में बढ़ोतरी खिंचाओ, वही लोड है। इसमें कह रहा हमें कोई खींचने वाला, नीचे वाले को कोई खींचने वाला ही नहीं है। थोड़ा ऊपर गए तो थोड़ा वेट उसको खींच रहा है, थोड़ा ऊपर गए थोड़ा और वेट खींच रहा है। ऊपर वाले को डब्लू खींचने वाला, केवल ऊपर वाला एक ऐसा फाइबर है जिसको डब्लू खींच रहा है। थोड़ा सा भी नीचे आओगे तो डब्लू से कम लोड खींच रहा है, तो इसमें इलॉन्गेशन कम होगा, इसमें इलॉन्गेशन ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला तब वैलिड जब P कांस्टेंट हो, E कांस्टेंट हो। L और E जान ही रहे, E आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो क्या, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट, मतलब वेट की वजह से डेल्टा 1 जो पूछा गया, और ये क्या है डेल्टा 2, इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट एक्सियल लोड टू इट्स ओन वेट विल बी क्या होगा, हाफ। अगर डेल्टा 2 पूछा गया होता कि एंड पर लगा होता है तो वो डबल होता है इसके, ये डबल होता है इसके और ये इसका आधा होता है। बात दोनों सही है, लेकिन यहां पूछा गया कि ऑन वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है वो एंड पर लगे वेट की वजह से कितने गुना होता है, तो आधा होता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, दोनों को क्लियर रखिए। डेल्टा जो होता है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि एल के। आइए, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर, किसके लिए, लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल के। ठीक है, लीनियरली इलास्टिक जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, इसके लिए 4 इलास्टिक कांस्टेंट होंगे। कितने, ऐसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, तो 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। एक ई होगा, एक जी होगा, एक के होगा और एक न्यू होगा। ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट होंगे, ई जे के न्यू। ये आपके 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन है कि चारों देने की जरूरत नहीं है भाई, ये सब आपस में रिलेटेड है। जैसे E इक्वल टू होता है 2G 1 प्लस न्यू, ऐसे होता है E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। न्यू को रिप्लेस कर दे तो EG में भी रिलेशन। तो अब ध्यान रखिए, चारों को बताने की जरूरत नहीं होती, 4 चाहिए हमें। कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रॉपिक के लिए केस 9 ये सब ये हम बहुत डिटेल में कराएंगे यार, उसके लिए परेशान हो। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे। खैर अभी तो हमें आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए 4 चाहिए। 4 में इंडिपेंडेंट कितने चाहिए, 4 में हमें इंडिपेंडेंट कितने चाहिए, तो ध्यान रखिए 4 में से कोई 2 आप बता दिए और 2 हम सॉल्व कर लेंगे। कोई 2 अगर पता हो तो 2 हम इक्वेशन से निकाल लेंगे, 2 गोली है हमारे पास, 2 रिलेशंस है। तो ध्यान रखिए, कोई 2 अगर बता दिया जाए, 4 होते हैं, 4 में से कोई 2 तो क्या है, पूछा क्या गया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। 2 इंडिपेंडेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, तो जैसे मान ली ई और न्यू दे दिया गया, जी और न्यू दे दिया गया, के और न्यू दे दिया गया। ई आपको जैसे मान ली ई और न्यू दे दिया, के और न्यू दे दिया, जी और न्यू दे दिया, कोई भी 2 ऐसे दे दिया, ऐसे कोई 2 दे दिया, 2 और हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट आपको बता दिए जाएं जिससे आप आसानी से स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप निकाल सकें। किसके लिए, लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल के। तो 2 चाहिए, कोई 2 चाहिए। ऐसे कितने होते टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर क्या, इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, तो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 4 बट रिक्वायर्ड ओनली 2 आई कैन सॉल्व। वी कैन सॉल्व भाई, 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने इंडिपेंडेंट चाहिए, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2, बहुत इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड को भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज और भी आगे बढ़ेगी, हम ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। क्वेश्चन ही पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में खूब क्वेश्चन कराएंगे।
मजा लीजिएगा। और क्वेश्चन ऐसे नहीं, डिस्कस भी करेंगे, उसके बेसिक थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे, आपकी गलतियां कहाँ होती उसको भी समझाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए आप सब लोग, बस एक काम है, सारे वीडियोज फ्री हैं, सबको हम फ्री में कर रहे हैं, कहीं भी कोई पेड कोर्स हम नहीं चला रहे हैं, और लोग पेड कोर्स चला रहे होंगे पर हम नहीं चला रहे हैं। तो आप सब लोग इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे, हर कोई सीखे, हर कोई समझे, और फिर आगे सारे एग्जाम के लिए आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल का भी होगा, और भी ढेर सब्जेक्ट्स के होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।